नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो भारत और चाइना को लेकर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बातचीत की है और इस मुलाकात के बाद चीन ने कहा कि सीमा पर स्थिति स्थिर है और दोनों देशों के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा है। बता दें कि G20 देशों के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन से अलग एस जयशंकर की ये मुलाकात हुई है, जिसमें कि भारत ने अपने चीनी समकक्ष को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सभी बकाया मुद्दों को शीघ्रता से समाधान करने की बात से अवगत कराया है। हालांकि पूरी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जो भी इसमें अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतना तो है कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता चल रही है LAC पर समाधान ढूंढने के लिए। अगली खबर दोस्तों अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल अभी तक भारत पर अमेरिका का रुख बिल्कुल साफ नहीं है कि वो काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाएगा या फिर इन प्रतिबंधों में वो हमको छूट देगा। लेकिन ऐसे में लगातार अमेरिका के अंदर भी भारत को समर्थन देने के स्वर उठ रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के रॉ खन्ना ने ये बात कही है कि काटसा जो उनका कानून है वो अमेरिका के विरोधियों के लिए ही बनाया गया है और इसमें छूट देना या फिर इसको लगाना अमेरिका के हित में है, लेकिन भारत के साथ काटसा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि काटसा के तहत अमेरिका ने उन देशों पर प्रतिबंध लगाया है जिनमें ईरान, उत्तर कोरिया या रूस शामिल है। रॉ खन्ना ने कहा कि अमेरिका को भारत की तत्काल रक्षा जरूरतों का पुरजोर समर्थन करना चाहिए और भारत की रूस पर निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा रॉ खन्ना ने कहा कि भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारत को रूस निर्मित हथियारों की सख्त जरूरत है और अमेरिकी कांग्रेस भी मानती है कि भारत चीन सीमा पर चीनी सरकार के द्वारा निरंतर सैन्य आक्रमण के साथ भारत को चीन से तत्काल और गंभीर क्षेत्रीय सीमा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यानी दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता ने कहा कि भारत का रक्षा व्यापार करना या रक्षा साझेदारी करना लोकतांत्रिक मूल्यों के अधीन है और भारत प्रशांत में संयुक्त राज्य के हितों के आगे बढ़ाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगली खबर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को लेकर आ रही है। दोस्तों, अर्जेंटीना भारत का समर्थन कर रहा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। अर्जेंटीना के राजदूत ने कहा कि हमने हमेशा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की भारत की सदस्यता के लिए समर्थन किया है। बता दें कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महासचिव राफेल ग्रॉसी हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं। राजदूत ने बताया कि हम ऐसे सहयोग की तलाश कर रहे हैं जिसमें संगठन के साथ साथ अर्जेंटीना और भारत भी शामिल हो। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि NSG में सीट प्राप्त करने का ये जो मुद्दा है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 जून को भी उठाया था, जब उन्होंने NSG में भारत की भूमिका के लिए चीन के विरोध की बात कही थी। बता दें कि NSG में 48 मेंबर हैं, जिनमें कि 5 परमाणु संपन्न देश भी हैं, जिसमें अमेरिका, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दोस्तों, चाइना भारत का विरोध कर रहा है इस ग्रुप में आने के लिए और वो कह रहा है कि भारत को NPT पर दस्तखत करने होंगे। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, NSG मेंबरशिप भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, NSG का सदस्य बनते ही भारत को अपने अन्य सदस्य सहयोगियों से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मिलेगी और इस तरीके से जब भारत की प्रौद्योगिकी पर पहुंच बनेगी तो भारत को परमाणु उपकरण बनाने की अनुमति मिल जाएगी। इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम काफी आगे बढ़ेगा। यह हमारे देश के लिए आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। हालांकि दोस्तों, ये जो NPT की बाध्यता हमारे ऊपर लगाई गई है, ये बाध्यता फ्रांस के ऊपर नहीं लगाई गई है। फ्रांस इसका सदस्य है जिसने NPT पर साइन किए बिना उसे सदस्यता मिल गई। तो ऐसे में दोस्तों, सिर्फ चाइना ही एक विरोधी देश है जो हमें इसमें एंटर नहीं करने दे रहा है। दोस्तों, अगली खबर भारतीय नौसेना से आ रही है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना बन चुका है, जिसने अभी हाल ही में 80,000 टन का अपना विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया था और ये भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी है। दरअसल चीन के पास वास्तव में हिंद महासागर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त नौसेना की मारक क्षमता है और यहाँ तक कि इस क्षेत्र में वो अपने पावर प्ले का विस्तार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में हमेशा की तरह एक प्रमुख शक्ति बने रहने का ही एकमात्र विकल्प बनता है। फुजियान के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत ही कम समय में फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है। वहीं जो हमारा INS विक्रांत है वो फुजियान के आकार का लगभग आधा है। इसे बनने में भी वक्त लग गया, गति भी धीमी रही। उसके बाद किस तरीके से हम चाइना का काउंटर करेंगे, ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन की योजना तो पूरी है कि वो पूरा इंडियन ओशन रीजन पर अपना कब्जा जमा ले और वहां पर अपनी नौसेना को तैनात कर दे। जबकि दोस्तों, तकनीकी रूप से भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि रूस के द्वारा आपूर्ति किए गए विक्रमादित्य एक डॉग क्वीन है, जहां ये अपना अधिकांश समय मरम्मत में ही बिताता है और ऑपरेशनल ये काफी कम रहता है। विक्रमादित्य का जो तकनीकी जीवन है वो केवल 25 वर्ष तक सीमित है और लगभग 10 वर्ष इसके समाप्त हो चुके हैं और आने वाले समय में भारतीय नौसेना के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचेगा। इसीलिए अब भारतीय नौसेना को 3 विमान वाहकों की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। अगर भारत तेजी से काम नहीं करेगा तो INS विक्रांत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसकी सीमा को सीमित कर देंगे।
और भारत को अब जो विमान वाहक पोत बनाना होगा उसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट करीबन 70 से 80 हजार टन के बीच होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत के भू राजनीतिक हित भी छिपे हुए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के पास 3 विमान वाहक होने जरूरी है। दोस्तों अगली खबर ड्रोन सेक्टर को लेकर आ रही है। ड्रोन सेक्टर में पीएलआई स्कीम की दूसरी लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि 23 ड्रोन स्टार्टअप्स को जगह मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई स्कीम के तहत 23 लाभार्थियों की दूसरी अस्थायी लिस्ट जारी की है। इसमें 12 ड्रोन निर्माता और 11 ड्रोन पुर्जा निर्माता को शामिल किया गया। बता दें कि शॉर्ट लिस्ट किए गए ड्रोन निर्माताओं की लिस्ट में आरव अनमैन्ड सिस्टम, एस्टीरिया एरोस्पेस, दक्षा अनमैन्ड सिस्टम, एंड्यूर सिस्टम, गरुड़ा एरोस्पेस, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, विविलो टेक वर्ल्ड एविगेशन, ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी, रैफे एम्फिर, रोटर प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, सोटल एरोस्पेस सिस्टम इसमें शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएलआई योजना के अलावा भारत सरकार ने 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए कई सुधार भी किए हैं। दोस्तों अगली खबर एएमसीए प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब एएमसीए के लिए ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है। बता दें कि एएमसीए पूरी तरीके से ऑटोमेटिक विजन बेस्ड ऑटोनॉमस टैक्सी और टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम, इसके अलावा इमेज रिकॉग्निशन और अन्य सेंसर्स के साथ आएगा जो कि एएमसीए फाइटर जेट को मेन रनवे के हैंगर से ऑटोमेटिक टैक्सिंग करने में मदद करेंगे। बता दें कि ये रनवे की सेंटर लाइन को मेंटेन करते हुए डिफॉल्ट टेक ऑफ स्पीड से और ऑटोनॉमस टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा, जिससे कि पायलट को एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में अधिक सुविधा मिलेगी और पायलट का ध्यान स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और मिशन मैनेजमेंट पर होगा। बता दें कि ऑटोनॉमस टैक्सी और टेक ऑफ और लैंडिंग फीचर अनमैन्ड एएमसीए वेरिएंट पर भी आएगा। बता दें कि इस तकनीक का इस्तेमाल 13 टन के अनमैन्ड एरियल व्हीकल और फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर जेट्स में भी किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर तेजस के लिफ्ट वेरिएंट को लेकर आ रही है। एचएएल ने कहा है कि वो तेजस के लिफ्ट वेरिएंट को 2025 तक रोल आउट कर देगा, जिसका इस्तेमाल डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रायल्स के लिए होगा ताकि भारतीय वायुसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा अधिकारियों ने अभी हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के द्वारा जारी की गई एक फेक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज किया है। इसमें कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने तेजस लिफ्ट वेरिएंट से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और वो अब भारत से इस विमान को नहीं लेगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो रही है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर। अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि ब्राजीलियन फर्म एमरेट ने भारत को अपना C395 मिलेनियम एयरक्राफ्ट की पेशकश की है, जिसे लोकल स्तर पर वो भारत में बनाने के लिए भी तैयार है और इसमें वो भारत निर्मित सिस्टम को भी लगाएगा। लेकिन दोस्तों अब दूसरी ओर फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन ने भी घोषणा की है कि वे अपने लिए एक नया यूरोपियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाएंगे, जिसे कि फ्यूचर मिड साइज टैक्टिकल कार्गो प्रोग्राम के तहत बनाया जाएगा और इस गठजोड़ में वो नए पार्टनर को भी इसमें जोड़ेगा और संभव है कि अन्य कई देश इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। दरअसल ये जो नया टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है वो अमेरिकन C-130 हरकुलिस की जगह लेगा और इस नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का विकास 2026 से शुरू होगा। दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है, जो कि भारतीय नौसेना के अनक्लासिफाइड अंडर वाटर क्षमता को लेकर है, जिसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसे कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स तैयार करेंगी और भारतीय नौसेना की मांग को पूरा करेंगी अंडर वाटर व्हीकल्स की। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय नौसेना इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी और जो योजना है, इसके अलावा टाइमलाइन है, उसे भी निर्धारित करेगी ताकि ये जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उन्हें पता चल सके कि उन्हें अपना ध्यान किन क्षेत्रों में लगाना है ताकि इस अंडर वाटर व्हीकल को तैयार किया जा सके। हालांकि नौसेना की योजना ये भी है कि वे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी चाहती है, जिन्हें कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑनबोर्ड से संचालित किया जा सके और इसके अलावा फिक्स विंग अनमैन्ड एरियल सिस्टम को भी भारतीय नौसेना चाहती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो चाइना और अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिकी वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि चीन के रक्षा अधिग्रहण में काफी तेजी आई है। अमेरिका का मानना है कि अमेरिका की तुलना में चाइना 5 गुना तेजी से हथियार और नए उपकरणों को हासिल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने यह चेताया है कि चीन की इस तेजी को देखते हुए अमेरिका को नए हथियारों के क्षेत्र में जाने के तरीकों को तत्काल बदलने की जरूरत है। चीन हथियारों के मामले में काफी तेजी से स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक को विकसित कर रहा है। ऐसे में अगर हमने अपनी रणनीति नहीं बदली तो हम पिछड़ सकते हैं। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से चाइना हथियारों को हासिल कर रहा है और उन्हें बनाने में सक्षम है, उसका मुकाबला आने वाले समय में कोई भी देश नहीं कर पाएगा। शक्ति के मामले में वो अधिक कुशलता के साथ काम कर रहा है। जिस काम के लिए हम $20 खर्च कर रहे हैं, चीन उसके लिए सिर्फ $1 का इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम लागत को कम करने और हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गति बढ़ाने का तरीका नहीं समझ सकते तो हम हारने जा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी FBI और MI5 के
प्रमुखों ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों के लिए चीन लंबे समय के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन जासूसों ने कहा है कि चीन हमारी गोपनीय चीजों को लूटने की योजना बना रहा है और तकनीक को चोरी करना चाहता है। यही नहीं, चीन दुनिया को अपने पक्ष में बदलने के लिए दमन का भी सहारा ले रहा है। दोनों ही खुफिया प्रमुखों ने इतिहास में पहली बार एक साथ आकर दुनिया को चीन के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को भी चीन के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ ने कहा कि उनके जासूस साल 2018 की तुलना में चीन में 7 गुना ज्यादा जांच अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की FBI के प्रमुख ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि वो प्रत्येक 24 घंटे में चीन से जुड़े एक मामले की जांच शुरू कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी गुपचुप तरीके से पूरे विश्व में दबाव बनाना चाहती है। इसके अलावा FBI ने यह भी खुलासा किया है कि चीन के पास जासूसों का एक विशाल नेटवर्क है और उसका हैकिंग प्रोग्राम दुनिया के सभी देशों में चलाए जा रहे प्रोग्राम से ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।